सरवर से मेरी पहली मुलाकात एसएसजी के हेडक्वार्टर तरबेला के अंदर हुई, जहां सरवर ट्रेनिंग ले रहा था और मैं भी एक कोर्स के सिलसिले में वहां गया था। उस कोर्स में सरवर मेरे साथ था और इसके अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर अपनी स्किल्स को शार्प भी करना था और ब्लंट भी। शार्प एजिलिटी के लिए और ब्लंट मैसिव स्ट्राइक यानी ताकतवर ज़र्ब के लिए। तलवार का जितना तेज़ होना आपके लिए जंग के अंदर मुफीद है, उससे कई ज़्यादा तलवार का मजबूत होना ज़रूरी है। एसएसजी का डेमोलिशन कोर्स कुछ ऐसे ही है। सिर्फ हाथ का तेज़ी से चलना ही मकसूद नहीं है, उस हाथ की लगाई हुई ज़र्ब का गोश्त को काटते हुए हड्डी तक पहुंचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी आपने शेर को देखा है, एक चपेड़ जब मारता है तो जिल्द की सारी तय और हड्डियों को चीरता हुआ निकल जाता है। बच्चे ये दुआ करना कि एसएसजी के हत्थे ना चढ़ो, वरना जैसे गीले कपड़े को निचोड़ के सीधा किया जाता है, उसी तरीके से आपके जिस्म, आपकी रूह और आपके ज़मीर को तीनों को अलग-अलग करके रख देंगे। फिर इन तीनों चीज़ों को वापस एक जगह के ऊपर इकट्ठा करना खाला जी का वाड़ा नहीं है। सर्वर के अंदर जान तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसको एजिलिटी के ऊपर ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। एसएसजी के अंदर एक एक जवान 50-50 एसएसजी के ही जवानों के साथ लड़ता है और ट्रेन होता है। आप कह सकते हैं कि डंडे सोटे मार खा खा के इनके जिस्म की जो जिल्द है फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। सर्वर अपना कोर्स कर कर अपने यूनिट के अंदर चला गया और मैं अपने यूनिट के अंदर। कारगिल की जंग के अंदर हमारी मुलाकात तोलालिंग के ऊपर हुई। तोलालिंग के ऊपर हमारी लिसनिंग पोस्ट के ऊपर उस दिन बहुत ही सवेर किस्म का अटैक आया हुआ था। शेलिंग भी हो रही थी, फायरिंग भी हो रही थी। और आपको पता है, क्योंकि तोलालिंग जो है वो हलियाल से करीब है, इंडियन बेसिस से करीब था, तो बहुत ही हैवी फायर आ रहा था। हम लोग उस वक़्त आज़ादी पोस्ट के ऊपर मौजूद थे और आज़ादी पोस्ट पे जब हमने देखा कि ये फायर बहुत हैवी है तो हम वहाँ से निकले और हमें आज़ादी पोस्ट से निकले तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके थे और हम देख सकते थे कि ये लड़ाई बहुत ही शदीद हो रही है। खैर, बड़ी मुश्किलात से और जल्द अज जल्द हम तोलालिंग के ऊपर पहुँचे, पीक के ऊपर, और फिर वहाँ से नीचे हम जो तोलालिंग की लिसनिंग पोस्ट थी वहाँ तक पहुँचे तो हमने देखा तकरीबन 50 से 60 मीटर पर हमारी पोस्ट से इंडियंस की लाशें पड़ी हुई हैं और हमारे भी काफ़ी लोग वहाँ ज़ख्मी थे। चारों तरफ खून ही खून था, पत्थरों के ऊपर खून और जिस्म के आज़ा गिरे पड़े हुए थे। बंदे पूरे फटे पड़े थे। भारतीयों की आंतड़ियाँ जो थी वो बाहर निकल के गिरी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि इतने पास से जब मशीन गन का फायर लगता है फिर कुछ भी नहीं बचता आपका। खैर, सबसे पहले तो हमने आके पोजीशनें संभाली। मशीन गन मैंने संभाली और मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने अपनी गन्स की पोजीशन संभाली और हमने काउंटर अटैक इंडियंस के ऊपर करना शुरू कर दिया। जब हमने इंडियंस के ऊपर काउंटर अटैक किया तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम मज़ीद उनसे लड़ते रहे और फिर फाइनली जाके जब उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया तो वो पीछे रिट्रीट करना शुरू हो गए। हमारे तकरीबन 2 लोग शहीद हो चुके थे और तकरीबन 9 हमारे लोग शदीद ज़ख्मी थे। जब इंडियंस वापस वहाँ से भागे और रिट्रीट किए तो फिर हमने अपने जो ज़ख्मी थे और शहदा थे इनको हमने उठाया और फिर हमने इनको वापस भेजने का, जो हमारा मेड कैंप था उसकी तरफ भेजने के लिए हमने दूसरी पोस्टों से हमने अपने चंद फ़ौजियों को बुलवाया ताकि इन लोगों को वापस लेके जाया जाए मेडिकल कैंप की तरफ। ये हमारी काफ़ी क्रूशल लिसनिंग पोस्ट थी और इसके इर्द गिर्द, जैसे मैंने आपको बताया, 50 से 60 मीटर के ऊपर तकरीबन 250 से 300 इंडियंस की लाशें पड़ी हुई थी और बुरी हालत के अंदर वो लाशें पड़ी हुई थी। आप ये कह सकते हैं कि कोई एक बॉडी भी इंटैक्ट नहीं थी, फटे पड़े थे सारे जिस्म। किसी का सर उधर था, किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी की टांगें कटी हुई थी। तो बाय ऑल मीन्स इनको हम इकट्ठा तो कर नहीं सकते थे।
खैर, जब हमने नीचे हम उतर के अपने लोगों को ढूंढ रहे थे तो वहाँ जब मैंने अपने एक बंदे को सीधा किया तो वो वहाँ मुझे सर्वर मिला। मैंने सर्वर को नहीं पहचाना। एक तो बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, कंधे पे उसको एक गोली लगी हुई थी, और दूसरा खून भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, कुछ हमारे अपने फौजियों का, कुछ भारतीयों का। तो मैंने पीछे से आवाज़ दी और मैंने उनको बोला अपने जवानों को कि इसको उठाएं और इसको ऊपर लेके आएँ, और मैं वहाँ से मूव करके दूसरे ज़ख्मियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि यही जवान जिसको हमने उठा के मैंने ऊपर भेजा था, जिसके कंधे पे गोली लगी हुई थी, फर्स्ट एड करवा के ये फिर नीचे आके हमारे साथ बाकी जवानों को उठा रहा है और उसको अपनी इंजरी की कोई परवाह नहीं है। तो मैंने इसको बोला कि जवान बात सुनो मेरी। तो ये फिर मेरी तरफ जब बढ़ के आया तो मुझे कहता है कि सर पहचाना है? तो मैंने उसको बोला सर्वर यार तू है? कहता है जी सर बहुत देर होगी। और यकीनन मुझे सर्वर से मिले 4 साल हो चुके थे और मेरी ये मुलाकात सर्वर से तोलालिंग के ऊपर 4 साल के बाद हुई थी। खैर, हमने सारी पोस्ट को दोबारा से इंटैक्ट किया, वहाँ नए लोगों को हमने पोस्ट किया और मैं सर्वर को लेके तोलालिंग की पीक के ऊपर जो हमारी मेन पोस्ट थी वहाँ चला गया। वहाँ जब रात को गपशप लगी तो मैंने सर्वर से पूछा, हाँ भाई बता सर्वर कितने इंडियन भड़का चुका है? तो उसने कहा सर मशीन गन से लड़ने का मज़ा नहीं है, आपने जो ट्रेनिंग दी है उसको प्रैक्टिकली अभी तक मैं कर नहीं सका क्योंकि पोस्ट के ऊपर हम बैठे हुए हैं। सर जी अपने साथ नीचे लेके चलें। मज़ा गोलियां चलाने का नहीं है सर, हाथ से गर्दनें मड़ोड़ने का है। क्या फ़ायदा हुआ जब आपसे एक चीज़ को सीखा लेकिन उसको प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। मेरी ये ख्वाहिश है मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। मैंने कहा ठीक है सर्वर, कल मुझे हुलियाल में COD के ऊपर जाना है, तू चली मेरे साथ। मैंने सर्वर को क्लोज कॉम्बैट के अंदर 4 साल पहले तरबेला के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ था। मुझे पता था बंदा मजबूत है, जीदार है, जो बोल रहा है सच बोल रहा है, घबराएगा बिल्कुल नहीं और परेशान नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसको साथ ले जाने पर हामी भर ली और अगले दिन हम हुलियाल के ऊपर इंडिया की बेस कैंप से भी नीचे हमने COD के ऊपर हमला कर दिया। सर्वर को उस दिन सर्वर का छुरा मैंने तोहफे में दिया और बस मेरा उसको यही कहना था कि सर्वर भारतीयों की चीख ना निकले। 4 साल पहले की चीज़ें बदल चुकी थी, इक्विपमेंट बदल चुकी थी। आपकी इत्तला के लिए एक SSG के पास कम से कम द मिनिमम इन्वेंट्री के अंदर 15 से 20 छुरे होते हैं डिफरेंट टाइप के। टाइम की किल्लत और डिफरेंट ऑपरेशंस की नौयत को जानते हुए सबसे ज़्यादा आसान जो स्ट्राइक है वो है गर्दन की स्ट्राइक, क्योंकि आप उसको बाल पकड़ के मनूवर कर सकते हो, एंगल बना सकते हो, वैसे स्ट्रेट में भी आप गर्दन को पकड़ सकते हो, आपको ग्रिप आ जाती है और आप स्लिट कर सकते हो जगुलर वेन को 1 सेकंड से भी कम के वक्त के अंदर अंदर। आप कह लो कि ये एक स्टैंडर्ड किल है डैगर अटैक की। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के बारे में भी बताता हूँ। जो ऑफिशियल SSG का छुरा है उसकी ब्लेड इतनी स्ट्रांग होती है कि आप डायरेक्टली हड्डी के अंदर भी मारें तो वो हड्डी को भी चीर के निकल जाता है। और उसकी बेस जो मुठ होती है उसके अंदर हमने एक तरह से मेटल पिघला हुआ सीसा उसके अंदर डाला होता है ताकि उस बेस को हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर यूज़ करें। वो बेस इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसको जिधर मारेंगे वहाँ से वो हड्डियाँ भी तोड़ देगी और पूरी जिल्द भी ऊपर से उखाड़ देगी। मुंह पे, गर्दन में, सर पे, ये 3 बेस्ट पार्ट्स हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट नाइफ़ होती है वो ज़रा वज़न में हल्की होती है लेकिन शार्प बहुत होती है और पैराकॉर्ड की ग्रिप उसकी होती है, वो थ्रो नाइफ होती है। वो आप 10 से 15 मीटर की दूरी के ऊपर से दुश्मन की आंख, गर्दन, सर, चेस्ट, जहां आपको मौका मिले उसके ऊपर मार सकते हैं एंड यू कैन गेट अ किल। 4 से 5 इंच की नाइफ होती है जो अपने कवर में होती है, इसको कहते हैं शू नाइफ। ये हमारे जो बूट्स होते हैं उनके जो तस्मे होते हैं, लेसेस होते हैं, उनके साथ ये बंधी होती है एंड इट्स काइंड ऑफ एन एमरजेंसी नाइफ कि अगर आपको कभी इमरजेंसी में आप नीचे गिरे हों और आपने वेपन को पकड़ना है और सीधा थ्रोट के अंदर उसको पेनिट्रेट करना है तो दिस इज़ योर नाइफ। कारगिल के अंदर भारतीयों के काफ़ी टेटवे हमने दबाए तो नहीं इससे, लेकिन काटे ज़रूर हैं। आप ये कह सकते हैं कि बेहतरीन टॉन्सिल्स का ऑपरेशन।
अब मैं आता हूँ मेजर कॉम्बैट नाइफ, जिसको स्कॉर्पियन कहा जाता है। स्कॉर्पियन आप अगर उसको स्टमक में मारें, चेस्ट में मारें, गर्दन में मारें, तो इसकी एक ख़ासियत है कि ये अंदर से सारी चीज़ें साथ लेके बाहर आती है, वल्लाह कुछ भी नहीं छोड़ती। ये आप कह सकते हैं कि मेरी फेवरेट नाइफ है। रेज़र शार्प के जब आप मारेंगे तो ये आपका हाथ भी अंदर ले जाती है, और जब आप इसको खींचेंगे बाहर तो अंदर की जितनी चीज़ें हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, वो सारे ये बाहर खींच के ले आएगी। दरमियान में आप कह लें कि जून के अंदर हम स्कॉर्पियन को अवॉइड करते थे, क्योंकि इंडियंस अपनी बॉडीज़ उठाते नहीं थे, तो वो जितना गंद पड़ता था उनकी बॉडीज़ में उतनी बदबू फैलती थी, और फिर हमारे से खाना तो दूर की बात है, पानी पीना भी मुहाल होता था जब तक हम उनको जला नहीं देते थे। 4-4, 5-5 दिन हम भारतीयों से पूछते रहते थे कि इनका क्या करें, बताओ, जलाएं, दफनाएं, क्या करें। वो जवाब नहीं देते थे, और फिर 5वें 6ठे दिन हम उनको अपने तरीके से जला देते थे। अब ये ना पूछिएगा कि अपने वाला तरीका क्या था, बस आपको ये बताता हूँ, चरिंद परिंद काफ़ी खुश होते थे और उनकी और ज़मीन की न्यूट्रिशन पूरी हो जाती थी। भारतीय जान के भी ये बॉडीज नहीं उठाते थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज़्यादा बदबू और ये सब चीज़ें फैल रही हैं, पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल होगा यहाँ बैठना, इसलिए वी हैड टू टेक आवर डिसीजन एंड वी यूज्ड टू टेक आवर डिसीजन। तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि एक एसएसजी के पास डैगर इन्वेंट्री जो उसकी होती है, एक ऊंट वाले कसाई से भी ज़्यादा होती है। अब आपको समझ आएगी कि जंग के अंदर एसएसजी हैंड टू हैंड बैटल क्यों करना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश क्यों होती है। क्योंकि देखें, लाइव किल का जो मज़ा है और लाइव किल के ऊपर जो ट्रेनिंग है, वो भूसा और रुई भरे हुए डिकॉयज़ के अंदर मार के मज़ा नहीं आता। और कारगिल की जंग के अंदर जहाँ इंडियंस ने इतने ज़्यादा फ़ौजी, 7.5 लाख फ़ौजी भेज दिए थे और हमारी एक्सेस के अंदर वो आ गए थे, तो आप सोच लें कि ट्रेनिंग का लेवल और प्रैक्टिस का लेवल स्काई रॉकेटेड हो गया था। इसीलिए हमारी खेल टीम को बहुत मज़ा आया कारगिल के अंदर। दुनिया का निज़ाम है, किसी एक का मज़ा दूसरे की कमबख्ती है। शौक की बात है, मारने के 1000 तरीके हैं भारतीय फ़ौजियों को, लेकिन इन सब के ऊपर सर्वर छुरा ये चाहता था कि वो मज़ीद इसको इम्प्रोवाइज़ करे। तो उसके शौक़ और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चंद तरीके हमने कारगिल के अंदर मज़ीद इनोवेट किए।